नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्ते। हमारे पास आज इंडिया रिव्यू से कुछ ऐसी सुर्खियां हैं जो सिर्फ खबरें नहीं हैं बल्कि बॉलीवुड के बदलते मिजाज की तरफ इशारा कर रही है। बिल्कुल। आज की तारीख है 31 जनवरी 2026। और आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हो रहा है, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि मतलब इन घटनाओं का मतलब क्या है। हाँ, आज की हमारी बातचीत का एक बड़ा सवाल है, क्या बॉलीवुड में स्टारडम और सफलता के जो मायने हैं वो बदल रहे हैं? क्या बात है। तो इसी सवाल को लेकर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक लेजेंडरी सिंगर के संन्यास की चौंकाने वाली घोषणा है और एक आइकॉनिक डायरेक्टर की वापसी की खुशी भी है। और एक ऐसी फिल्म की कहानी है जो थिएटर में ब्लॉकबस्टर होने के बाद ओटीटी पर एक नई जिंदगी जी रही है। तो पहली के टुकड़े काफी दिलचस्प हैं। बिल्कुल। तो चलिए इन टुकड़ों को जोड़ना शुरू करते हैं और शुरुआत उस खबर से करते हैं जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह का प्लेबैक सिंगिंग से एक तरह का संन्यास। हाँ, ये सिर्फ एक सिंगर के ब्रेक लेने की खबर नहीं है, ये पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री के तौर तरीकों पर एक सवालिया निशान है। तो खबर ये है कि अरिजीत सिंह ने ऐलान किया है कि वो प्लेबैक सिंगिंग से एक लंबा ब्रेक ले रहे हैं। उनका जो आने वाला गाना है इश्क का फीवर, गुलजार साहब और विशाल भारद्वाज के साथ, हाँ, वो शायद उनका आखिरी फिल्मी गाना हो सकता है। ये सुनकर मतलब यकीन करना मुश्किल है क्योंकि वो इस वक्त अपने करियर के शिखर पर हैं। और यही बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है। कैसे? देखिए, आमतौर पर लोग तब रुकते हैं जब काम मिलना बंद हो जाता है। यहाँ एक कलाकार कह रहा है बस अभी के लिए इतना ही। सही। और इंडस्ट्री का रिएक्शन देखिए, विशाल भारद्वाज ने इसे सीधे सीधे अस्वीकार्य कहा है। अनएक्सेप्टेबल। बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि अरिजीत को ये फैसला वापस लेना चाहिए। ये दिखाता है कि इंडस्ट्री किस तरह अपने सबसे बड़े टैलेंट पर निर्भर करती है। अदिति राव हैदरी का भी एक बयान आया है। उनकी फिल्म गांधी टॉक्स में अरिजीत का गाना है। हाँ, उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि एक सच्चा कलाकार संगीत बनाना कभी नहीं छोड़ता, भले ही वो दुनिया के लिए ना गाए, अपने लिए गाएगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या एक कलाकार को अपने पीक पर रुकने का हक नहीं है? यही तो वो बहस है जो इस फैसले ने छेड़ दी है। क्या सफलता का मतलब लगातार बिना रुके काम करते रहना है, या कुछ और? या सफलता का मतलब उस मुकाम पर पहुंचना है जहां आप अपनी शर्तों पर काम करने या न करने का फैसला ले सकें? जरी बात है। अरिजीत का ये कदम शायद स्टारडम की जो पारंपरिक परिभाषा है उसको चुनौती दे रहा है। मतलब कि मेरी कला मेरी है और मैं तय करूंगा कि इसे कब और कैसे पेश करना है। एग्जैक्टली। और कला के लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है उसका एक और पहलू सामने आया है। संगीतकार अमाल मलिक ने बताया कि संगीत के लिए उन्होंने अपने 3 रिश्ते कुर्बान कर दिए। हाँ, उन्होंने प्यार की जगह संगीत को चुना। तो एक तरफ अरिजीत हैं जो शायद इस दौर से थक कर रुकना चाहते हैं, और दूसरी तरफ अमाल मलिक हैं जो इस दौड़ में सब कुछ दांव पर लगा चुके हैं। दोनों कहानियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये दिखाती हैं कि क्रिएटिविटी की दुनिया बाहर से जितनी ग्लैमरस दिखती है, अंदर से उतनी ही डिमांडिंग होती है। और शायद अरिजीत का फैसला इस बात का सबूत है कि अब टॉप आर्टिस्ट सिर्फ इंडस्ट्री के नियमों से बंधे नहीं रहना चाहते। वो अपनी आर्टिस्टिक जर्नी का कंट्रोल खुद अपने हाथों में लेना चाहते हैं। तो एक तरफ एक आवाज खामोश हो रही है, तो दूसरी तरफ एक कैमरा फिर से एक्शन बोलने को तैयार है। बिल्कुल। जहां अरिजीत सिंह ब्रेक ले रहे हैं, वहीं सिनेमा के एक ऐसे दिग्गज वापसी कर रहे हैं जिनकी उम्र 90 के पार है। ये खबर तो अपने आप में कमाल है। बात हो रही है लेजेंडरी फिल्म मेकर संगीतम श्रीनिवास राव की। पुष्पक विमान, अप्पू राजा, क्या क्लासिक फिल्में बनाई उन्होंने, और इस उम्र में एक नई फिल्म जिसे कैल्की 2898 एडीफी डायरेक्टर नाग अश्विन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये सिनेमा के चक्र का एक खूबसूरत उदाहरण है। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को कमान सौंपती है। लेकिन कभी कभी वो पुरानी पीढ़ी वापस आके कहती है पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हाँ हाँ हाँ, सही कहा। ये इस बात का भी सबूत है कि क्रिएटिविटी की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। और सिर्फ वही नहीं, एक और दिलचस्प वापसी या कहें कि एक नई शुरुआत हो रही है। अनुराग कश्यप की फिल्म कैनेडी, हाँ, जो फेस्टिवल्स में तो घूम आई लेकिन थिएटर्स में रिलीज नहीं हुई, वो अब सीधे ओटीटी पर आ रही है। और ये भी सफलता की बदलती परिभाषा का एक हिस्सा है। पहले अगर कोई फिल्म थिएटर में ना लगे तो उसे फ्लॉप मान लिया जाता था। हाँ, अब ओटीटी ने एक नया रास्ता खोल दिया है। कैनेडी जैसी फिल्मों के लिए जिनका एक खास दर्शक वर्ग है, ओटीटी एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ सफलता बॉक्स ऑफिस नंबरों से नहीं बल्कि इस बात से तय होगी कि फिल्म पर कितनी चर्चा होती है, उसे कितने समय तक देखा जाता है। मतलब अब हर फिल्म के लिए एक ही फिनिश लाइन नहीं है। कोई थिएटर में 100 करोड़ कमाकर सफल है, तो कोई ओटीटी पर एक लंबी और गहरी बातचीत छेड़कर। और इसी बीच इंडस्ट्री की मशीन भी चल रही है। अनन्या पांडे और लक्ष्य की चांद मेरा दिल की रिलीज डेट आने वाली है। 2 दीवाने शहर में की भी चर्चा है। नई कहानियां तो बनती रहती हैं। बिल्कुल।
ये सब इंडस्ट्री के इकोसिस्टम का हिस्सा है। लेकिन इन कहानियों और किरदारों के पीछे जो इंसान है, उनकी अपनी दुनिया भी है जो अक्सर सुर्खियों में आ जाती है। और ये हमें बातचीत के अगले हिस्से की तरफ ले जाता है, एक सितारे की पब्लिक इमेज और उसकी निजी सच्चाई के बीच की वो महीन रेखा। और इस मामले में तब्बू का जो स्टेटमेंट आया है वो बहुत पावरफुल है। बहुत। उन्होंने सालों की चुप्पी तोड़ते हुए बताया कि उन्होंने कभी अपने पिता से ना मिलने और उनका सरनेम इस्तेमाल ना करने का फैसला क्यों किया। उनका बयान था, मेरे पास उनकी कोई यादें नहीं है और ना ही उनके बारे में जानने को उत्सुक हूं। एक लाइन में उन्होंने अपनी पूरी कहानी कह दी। हाँ, और ये इसलिए भी बहुत मायने रखता है क्योंकि हम एक ऐसे दौर में हैं जहाँ स्टार किड्स अक्सर अपने पेरेंट्स की विरासत की बात करते हैं, उनके नाम की बात करते हैं। सही। तब्बू का ये स्टैंड उस पूरी कहानी को पलट देता है। वो बिना किसी शोर शराबे के ये कह रही हैं कि मेरी पहचान सिर्फ मेरी है, किसी विरासत का हिस्सा नहीं। उन्होंने अपनी पर्सनल बाउंड्री बहुत मजबूती से तय की है। और ये पर्सनल बाउंड्री तय करने का संघर्ष तो हर सेलिब्रिटी का होता है। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक और मामला है उर्फी जावेद का। उनके बारे में अफवाहें उड़ी कि उन्हें इस्लाम से निकाल दिया गया है और उन्होंने अपना नाम बदलकर गीता भारद्वाज रख लिया है। यहाँ तब्बू और उर्फी का कंट्रास्ट देखना बहुत दिलचस्प है ना। तब्बू अपनी प्राइवेसी को एक खामोश गरिमा के साथ प्रोटेक्ट करती हैं। हाँ। और उर्फी का तरीका बिल्कुल उल्टा है। वो अफवाहों का जवाब और ज्यादा शोर से देती हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि वो किसी धर्म को नहीं मानती और ये सब बकवास है। तो वो पब्लिक स्क्रूटनी को उसी की खेल में हराने की कोशिश करती हैं। हाँ, मतलब दोनों ही अपनी पहचान को अपने तरीके से कंट्रोल कर रही हैं। एक चुप रहकर, दूसरा खुलकर बोलकर। बिल्कुल, दोनों ही अपने स्टारडम को अपनी शर्तों पे जी रही हैं। वो मीडिया या जनता को ये तय नहीं करने दे रही हैं कि वो कौन है। ये भी तो स्टारडम की बदलती परिभाषा का एक चेहरा है। बिल्कुल, जहाँ कलाकार अब सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि अपनी कहानी का लेखक खुद बनना चाहता है। तो एक तरफ सितारे अपनी ये पर्सनल बाउंड्री बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बॉक्स ऑफिस के नंबर तो कोई बाउंड्री नहीं मानते। वो तो बिल्कुल नहीं मानते। मर्दानी 3 ने आते ही पहले दिन 4 करोड़ कमा लिए। यह है सफलता का वो पारंपरिक पैमाना जिससे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। और इसी पैमाने पर बॉर्डर 2 ने सनी देओल के करियर को एक नई उड़ान दी है। फिल्म की जबरदस्त सफलता के बाद उनके पास ऑफर्स की लाइन लग गई है। आलम यह है कि राजकुमार संतोषी घातक 2 के स्क्रिप्ट सुनाने के लिए मनाली तक पहुंच गए। ये दिखाता है कि एक बड़ी हिट आज भी इंडस्ट्री में आपका रुतबा कैसे बदल सकती है। और बॉर्डर 2 की सफलता ने एक और एक्टर के लिए बहुत बड़े मायने रखे, आहान शेट्टी। हाँ, ये उनके लिए बहुत जरूरी था। उन्होंने बताया कि अपनी पहली फिल्म तड़प के बाद वो एक तरह से फंसे हुए थे। साजिद नाडियाडवाला के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो दूसरी फिल्में साइन नहीं कर पा रहे थे। 5 साल में सिर्फ दूसरी फिल्म आई उनकी। सोचिए। यहाँ पर इंडस्ट्री का एक और पहलू सामने आता है। ये जो मल्टी फिल्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये नए टैलेंट के लिए एक सुनहरा पिंजरा बन सकता है। आपको लॉन्च तो मिलता है, लेकिन आपकी आजादी छिन जाती है। आप प्रोड्यूसर के विजन से बन जाते हैं। बिल्कुल। आहान के लिए बॉर्डर 2 की सफलता सिर्फ एक हिट नहीं है, ये एक तरह का विंडिकेशन है। ये साबित करता है कि सही मौके और सही स्क्रिप्ट के साथ उनमें दम है। ये उनके लिए उस कॉन्ट्रैक्ट की छाया से बाहर निकलने जैसा है। लेकिन बॉक्स ऑफिस की कहानी हमेशा कामयाबी की नहीं होती है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रोड्यूसर शैलेंद्र सिंह ने हाल ही में 2009 की फिल्म 8x10 तस्वीर की नाकामी पर बात की। अक्षय कुमार जैसे बड़े स्टार के बावजूद फिल्म नहीं चली। तो ये याद दिलाता है कि हर फिल्म एक जुआ है। और इसी सफलता और असफलता के खेल में एक बहुत जरूरी किरदार है, आलोचना का, क्रिटिसिज्म। हाँ, कन्नड़ एक्टर धनंजय ने इस पर एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन हाउस जो नेगेटिव रिव्यूज को दबाने की कोशिश करते हैं वो गलत है। उन्होंने माना कि कुछ रिव्यूज पक्षपाती हो सकते हैं, लेकिन कला के विकास के लिए खुली आलोचना जरूरी है। और आज के डिजिटल दौर में ये बहस और भी अहम हो जाती है। और ये आलोचना और दर्शक का नजरिया कितना मायने रखता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है फिल्म धुरंधर। ओहो, धुरंधर। यहाँ जो हुआ वो सच में कमाल है ना? बिल्कुल। धुरंधर थिएटर में एक बहुत बड़ी हिट थी, 1000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। लेकिन जब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर आई तो एक पूरी तरह से नई बहस छिड़ गई। थिएटर में बहुत से लोगों को लगा कि रणवीर सिंह का किरदार और उनकी जो एनर्जी है वो फिल्म पर हावी है। हाँ, उनका जो लार्जर देन लाइफ अंदाज है। लेकिन घर पर अपनी स्क्रीन पर जब लोगों ने फिल्म को आराम से देखा
तो राय बदलने लगी। अचानक सब अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस की बारीकियों की बात करने लगे। लोगों ने कहा कि थिएटर के बड़े पर्दे पर रणवीर का तमाशा ध्यान खींचता है, लेकिन घर की स्क्रीन पर अक्षय खन्ना का सधा हुआ अभिनय ज्यादा असरदार लगता है। तो सवाल ये उठा कि फिल्म का असली स्टार कौन था? और यहीं पर सफलता की परिभाषा फिर से धुंधली हो जाती है। क्या सफलता वो है जो पहले वीकेंड पर भीड़ खींच लाए, जैसा रणवीर सिंह ने किया? या सफलता वो है जिसकी कला पर महीनों बाद भी बात हो, जैसा अक्षय खन्ना के साथ हुआ? ओटीटी ने दर्शकों को फिल्म को सिर्फ देखने के बजाय पढ़ने का मौका दिया। क्या बात है। और इस नई रीडिंग में अक्षय खन्ना हीरो बनकर उभरे। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फिल्म में अक्षय खन्ना का एक डांस मूव था, फेनेला। हाँ, ये इतना अजीब और निराला था कि रातों रात वायरल हो गया। वो थोड़ा ऑकवर्ड, थोड़ा मजेदार और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। इसी के चलते उनका सालों पुराना एक वीडियो जिसमें वो छैया छैया पर डांस कर रहे हैं, वो भी वायरल हो गया। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि बहरीन के एक रैपर है फ्लिपराची। हाँ, उन्हें फे नाइला गाने पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल गया। सच में? हाँ, क्योंकि अक्षय खन्ना ने उस पर डांस किया था। सोचिए, एक एक्टर का एक डांस मूव एक इंटरनेशनल रैपर को वर्ल्ड रिकॉर्ड दिलवा रहा है। तो एक फिल्म जो थिएटर में हिट हुई, वो ओटीटी पर एक एक्टिंग मास्टर क्लास बनी, और उसका एक डांस मूव इंटरनेट पर एक कल्चरल फिनोमिनन बन गया। ये धुरंधर की कहानी नहीं, आज के दौर की कहानी है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि फिल्म की जिंदगी अब सिर्फ शुक्रवार से रविवार तक की नहीं होती। तो आज हमने कहां से कहां तक का सफर तय किया। अरिजीत सिंह के अपने पीक पर रुकने के फैसले से लेकर 90 साल के संगीतम राव की वापसी तक, तब्बू की खामोश ताकत से लेकर उर्फी जावेद के मुखर अंदाज तक, और फिर धुरंधर की कहानी जिसने सफलता के हर पैमाने को ही बदल कर रख दिया। अगर इन सभी कहानियों के धागों को एक साथ पिरोएं, तो हम वापस अपने उसी शुरुआती सवाल पर पहुंचते हैं। क्या वाकई स्टारडम और सफलता के मायने बदल रहे हैं? आज के इस डिजिटल युग में जहां एक फिल्म थिएटर में हिट होने के बाद ओटीटी पर एक नई जिंदगी जीती है, जहां एक डांस मूव किसी एक्टर के करियर को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर सकता है, और जहां एक कलाकार अपनी शर्तों पर काम करने या ना करने का फैसला ले सकता है। तो क्या अब सफलता सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबरों तक सीमित है, या इसका मतलब दर्शकों के साथ एक लंबा और गहरा कनेक्शन बनाना है जो थिएटर के पर्दे से कहीं आगे तक जाता है? शायद अब एक ही तरह की सफलता नहीं है, बल्कि कई तरह की सफलताएं हैं, और हर कलाकार अपनी सफलता की परिभाषा खुद लिख रहा है। इसी सवाल के साथ हम आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। हेडलाइंस से हार्ट बीट्स तक आप सुन रहे थे बॉलीवुड डाइव इन फ्रॉम IndiaReview.com। कहानियों के बीच फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।